Good morning, students. It's I Deepankar Jalutria, Assistant Professor English, Government College Kelwada, Bara. This video is related to the students of BA Part 3rd and Paper 1st, English Poetry and Drama. Our today's topic is also The Lotus Eaters, written by Alfred Lord Tennyson, who was the representative poet of Victorian period. I have uploaded one video before this video, and now it is my second video related to this poem, The Lotus Eaters. We have completed 3 stanzas in our last or previous video, and remaining 2 videos will be covered in this video. After that, the choric song, the second section of this poem, will be taught to you. Our fourth stanza of this poem is: branches they bore of that enchanted stem, laden with flower and fruit, whereof they gave to each, but who so did receive of them, and taste to him the gushing of the wave, far, far away did seem to moan and rave on alien shores. And if his fellow spake, his voice was thin, as voices from the grave, and deep asleep he seemed, yet all awake, and music in his ears his beating heart did make. तो ये जो हमारा प्रेजेंट स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा, इसमें कवि बताना चाहता है कि किस तरीके से जो यूलिसिस और उसके साथी जैसे ही लोटस लैंड के ऊपर पहुँचे तो उनका ग्रीटिंग करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए वहाँ के जो हैबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, वो आए. ब्रांचेस दे बोर ऑफ दैट एन्चेंटेड स्टेम. तो जो लोटस लैंड के निवासी थे, उनके हाथों में क्या थे? स्टेम थे. स्टेम का मतलब होता है एक प्लांट का तना, जो एन्चेंटेड क्वालिटी का था. एन्चेंटेड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करने वाला. लेडन विद फ्लावर्स एंड फ्रूट, और वो जो प्लांट था फ्लावर्स और फ्रूट से भरा हुआ था, प्रेग्नेंट था. तो पहले बताया गया कि जो लोटस नाम का प्लांट है उसमें मैजिकल फ्लावर्स होती है. इट हैज़ द क्वालिटी टू मेक द पीपल to forget their past life, whereof they gave to each, but whoso did receive of them and taste. और उन लोटस हैबिटेंट्स ने यूलिसिस और उसके कंपेनियंस को वो प्लांट दिया जिसमें फ्लावर्स और फ्रूट लगे हुए थे. जैसे ही उन्होंने रिसीव किया उस प्लांट को, एंड टेस्ट, चखा उसका स्वाद, खाया, टू हिम द गसिंग ऑफ द वेव, तो उनको जो वेव्स होती है उनकी प्रबल आवाज़ सुनाई दी. फार फार अवे डिड सीम, कि मानो वो बहुत दूर से आ रही हो. मौन करता हुआ विलाप था, बहुत ही शोक की आवाज़ सुनाई दी. ऑन अलाइन सोर्स, मानो किसी विदेशी किनारे से आ रही हो. एंड इफ़ हिज फेलो स्पीक, स्पेक, ये फिर से आर्केइक वर्ड है. आर्केइक का मतलब स्लैंग वर्ड, ऑब्सोलीट वर्ड, दैट हैज़ नो प्लेस इन मॉडर्न डिक्शनरी. जैसे ही इस प्लांट का टेस्ट करने के बाद में वो बोलने लगे आपस में अपने साथियों से, तो उनको आपस में आवाज़ कैसी लगी? एक दूसरे की थिन, बिल्कुल फीबल, बिल्कुल क्षीण, बिल्कुल वीक,
एज वॉइसेस फ्रॉम द ग्रेव, मानो कि एक दूसरे की आवाज़ ऐसे लग रही थी कि कब्र से उठ कर के मुर्दे आपस में बात कर रहे हों, बिल्कुल धीरे धीरे आपस में। तो यहाँ पे सिमली का प्रयोग कवि ने किया है। एंड डीप एस्लीप ही सीम्ड, और जैसे ही उस प्लांट का टेस्ट उन्होंने किया, फ्लावर्स और फ्रूट्स का टेस्ट किया उस प्लांट के, तो उनको मतलब एक ड्रोजी कंडीशन में पहुंच गए, ड्रीमीनेस की अवस्था में पहुंच गए। येट ऑल अवेक, दिवा स्वप्न देखने लग गए। येट ऑल अवेक, हालांकि जग रहे थे सब, लेकिन ऐसे लगे जैसे मानो वो गहरी नींद में चले गए हो। एंड म्यूजिक इन हिज ईयर्स हिज बीटिंग हार्टेड मेक, और जैसे ही उन्होंने उस प्लांट के फ्लावर और फ्रूट को टेस्ट किया तो उनका जो हार्ट है वो ज़ोर ज़ोर से थ्रोबिंग करने लग गया, ट्रेम्बलिंग करने लग गया, और उस हार्ट की जो बीटिंग है वो उनके कानों तक पहुंच रही थी। अपना जो लास्ट स्टेंजा है पोएम का, दे सेट देम डाउन अपॉन द येलो सैंड बिटवीन द सन एंड मून अपॉन द शोर, and sweet it was to dream of fatherland, of child and wife and slave, but evermore most weary seemed the sea, weary the oar, weary the wandering fields of barren foam. Then someone said, we will return no more, and all at once they sang, our island home is far beyond the wave, we will no longer roam. This is the last stanza of the poem, and in these lines poet describes the scene after eating the lotus plant by Ulysses and his companions. जैसे ही उन्होंने उसके टेस्ट को चखा, लोटस के प्लांट के टेस्ट को चखा, ड्रोजी कंडीशन में पहुंच गए और येलो सैंड के ऊपर यूलिसिस और उसके साथी बैठ पड़े, गिर पड़े। बिटवीन द सन एंड मून अपॉन द शोर, क्योंकि जो सन था वो पश्चिम में और छिप रहा था, और जो मून था, चंद्रमा था, वो ईस्ट की तरफ से निकल रहा था। तो ये इन दोनों की पीली रोशनी उस सैंड के ऊपर पड़ रही थी, तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे यूलिसिस और उसके कंपेनियंस। एंड स्वीट इट वाज टू ड्रीम ऑफ फादरलैंड, और जैसे ही उस लोटस प्लांट को चखा तो स्वप्न देखने लग गए, याद आने लग गई उनको ऑफ देयर फादरलैंड, अपनी मातृभूमि की, ऑफ चाइल्ड अपने बच्चों की, एंड वाइफ अपनी पत्नी की, एंड स्लेव अपने जो गुलामों की। स्लेवरी वाज इन ट्रेडिशन इन एंशियंट टाइम, ये एक ट्रेंड था, क्योंकि जो लोग थे दास अपने घरों में रखा करते थे, तो उनकी याद उनको आने लग गई, उनके स्वप्न देखने लग गए अपने बच्चों की, बीबी की, गुलामों की। बट एवर मोर मोस्ट weary seemed the sea, weary the oar, weary the wandering fields of barren foam. लेकिन जैसे ही वो स्वप्न देख रहे थे, याद कर रहे थे अपने पत्नी, स्लेव्स के बारे में, चाइल्ड के बारे में, तो उनकी जो ये लंबी यात्रा थी, क्योंकि 10 साल पहले वो अपने घरों से निकले थे ट्रोई के युद्ध के लिए, ट्रोजन वार के लिए, बट एवर मोर मोस्ट weary seemed the sea, weary the oar, weary the wandering fields of barren foam. तो उन 10 सालों के ड्यूरेशन में उनको लगा कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि ये समुद्र भी क्या है, ये भी उनको थका हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ड्रोजी, सब कुछ स्लीपी कंडीशन में नज़र आता है। तो उनकी जो पतवारें थी, ओर्स थी, जिस शिप में वो बैठे थे, वो भी उनको थकी हुई नज़र आ रही थी कि ये भी अब आगे अपन इनको चलाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि 10 साल की अपन ने बहुत घर से बाहर रह लिए। Weary the wandering fields of barren foam,
और जो समुद्र की सतह के ऊपर फोम थी ग्रीनिश कलर की, वो भी उनको बैरन नज़र आ रही थी, बंजर नज़र आ रही थी। बंजर से मतलब यहाँ पे यह है कि अब उनको घर जाने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि 10 साल का एक लंबी ड्यूरेशन है। उस ड्यूरेशन में उनके बच्चे भी भूल गए होंगे, पता नहीं वो जीवित होंगे तो किस कंडीशन में होंगे, पत्नी है उसका कोई ठिकाना नहीं होगा, उनके जो स्लेव्स हैं उनका कोई ठिकाना नहीं होगा, या फिर उन्होंने यूँ सोच लिया होगा कि हो सकता है कि वार में गए हैं तो वहाँ पे ख़त्म हो गए। तो घर जाने से अब कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए अपन को तो यहीं पे इस लोटस लैंड के ऊपर आराम फरमाना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनको सी भी वियरी नज़र आ रहा था, समुद्र भी, पतवारें भी, और जो फोम थी समुद्र की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर, वो भी उनको बिल्कुल बंजर नज़र आ रही थी। तो इसी ड्यूरेशन में देन समवन सेड, तो किसी कंपेनियन ने कहा वी विल रिटर्न नो मोर, कि भाई अब तो घर चलने की आवश्यकता ही नहीं है, अब हम नहीं चलेंगे, घर पे नहीं जाएंगे। एंड ऑल एट वंस दे सेंग, और सारे के सारे जैसे ही उस एक कंपेनियन ने कहा कि भाई घर नहीं जाएंगे, तो सारे के सारे गीत गाने लग गए। क्या गीत था? आवर आइलैंड होम इज़ फार बियॉन्ड द वेव, कि हमारा जो आइलैंड है, हमारा जो घर है इथाका, वो बहुत दूर है, इज़ फार बियॉन्ड द वेव, इस समुद्र से, और बहुत टाइम और लग जाएगा घर पहुंचने में। वी विल नो लॉन्गर रोम, इसलिए अब हम घर पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे रेस्ट करती हुई नज़र आ रही है, तो हम भी यहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि घरों पे जाने से कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, और हम इस अवस्था में है भी नहीं, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, वियरी कंडीशन में हैं, तो अब हम घर नहीं जाएंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।